दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। आदाब। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हमारी इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है। योगा जो ना सिर्फ हम सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के तरीके बताता है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों को इसके ज़रिए कंट्रोल भी किया जा सकता है। आज के दौर में, इस मॉडर्न लाइफ में योगा की कितनी अहमियत बढ़ गई है, आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं योगा एक्सपर्ट जनाब रिंकू यादव जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर सीमा यादव, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। आप दोनों ही नौजवान हैं और आज हम मॉडर्न लाइफ और योगा पर बातचीत कर रहे हैं। आज के इस दौर में जब हर इंसान एक मॉडर्न लाइफ जी रहा है, आप योगा एक्सपर्ट हैं, किस तरह की आपको ज़रूरत आप बता सकते हैं कि आज के दौर में जो लोग एक बिज़ी लाइफ जी रहे हैं, ख़ास तौर से यूथ नौजवान हमारे, उनके लिए योगा कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के वक्त में? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सभी को। तो बताना चाहूँगा जैसे कि आज कल जो हमारा यूथ है उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ रहा है और सिटिंग आवर्स काफ़ी है। सिटिंग आवर्स चाहे आप कह लें स्टडी की वजह से या फिर वर्किंग इन कॉरपोरेट्स, तो उसको देखते हुए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कम से कम 1 घंटे का समय ज़रूर निकालना चाहिए योग के लिए। अब उसमें योग में जब आप समय निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आप आसन करेंगे जो कि इम्प्रूव करेगा आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में, जो कि आपके स्टिफनेस इंक्रीज हो रही थी आपकी बॉडी में, और प्राणायाम के थ्रू आप अपनी ब्रीदिंग को भी काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। योग जहाँ मर्दों के लिए ज़रूरी है, वहीं शायद उससे ज़्यादा ख्वातीन के लिए ज़रूरी है। इस सवाल के साथ ही मैं डॉक्टर सीमा यादव की तरफ बढ़ूँगा कि जो गर्ल्स हैं, क्योंकि आपका एक ताल्लुक़ है, पढ़ाई का सिलसिला आपका है, पढ़ने पढ़ाने का, आप देखती हैं कि आजकल जो गर्ल्स हैं या महिलाएं घरेलू, वो बाहर की ज़िंदगी में भी और घर में भी एक तनाव का सामना करती हैं अक्सर। कहीं उनको जिस्मानी थकावट, कहीं जहनी तनाव। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में योगा उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट साबित हो रहा है? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, महिलाओं के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। महिला या पुरुष दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि मैं केवल महिलाओं की बात करूं तो उनके ऊपर अब जैसे जैसे उनका जो सोसाइटी में रोल है वो चेंज हो रहा है। वो बाहर भी निकल रही हैं, अपनी फैमिली को भी संभालती हैं, स्टडीज़ हैं, जॉब है और इमोशनल होती हैं बहुत। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए योग जो है वो बहुत काम करता है, क्योंकि योग जो है वो केवल हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, और सोसाइटी में आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या फिर जो आपके सामने सिनेरियोज आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके साथ आप कैसे डील करते हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे लिए बैलेंस क्रिएट करता है। इसलिए योग जो है महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही और यही हम सबके जानने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आज के दौर में नौजवान और ख़ास तौर से गर्ल्स, उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम इन स्ट्रेस के बारे में और इस जहनी तनाव के बारे में बातचीत करें, क्योंकि आप योगा एक्सपर्ट हैं, आप जाते हैं, किस तरह के तनाव सामने आ रहे हैं, किस तरह की एग्जाइटी से आज के जो नौजवान हैं वो जूझ रहे हैं, और ये जो मॉडर्न लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है, इसको और ज़्यादा अच्छा योगा के साथ किस तरह किया जा सकता है? देखा गया अभी पिछले कुछ अभ्यासियों में मैंने अनुभव किया है कि उनका स्लीप टाइमिंग बहुत ख़राब हो रहा है। स्लीप टाइमिंग ख़राब होने की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और योग के सारे हम जब प्राणायाम करते हैं और कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम के थ्रू हमें काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है, हम अपने मेंटल हेल्थ को काफ़ी बैलेंस कर पाते हैं। तो काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट और रिजल्ट आ रहे हैं इसके थ्रू। रिज़ल्ट आ रहे हैं, अच्छी बात है कि रिज़ल्ट आने चाहिए। और इन रिज़ल्ट्स को लाने के लिए क्या ज़रूरी है कि इंसान अपने घर पर या कहीं और जा कर के जो है वो योगा के आसन करें, या ऑफिस में भी
जैसे हम आजकल ऑफिस कल्चर है, ऑफिस के आवर्स बढ़ गए हैं, वहाँ पर भी योगा किया जा सकता है। वो कुछ मैं चाहूँगा वो आसन भी आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि वो उनको चाहें तो वो ऑफिस में करें और कहीं ना कहीं अपने तनाव से राहत पा सकें। ऑफिस में आजकल काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि चेयर योगा और कुछ हमारे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, जिनको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। और उससे पहले एक मैं 3 आसन्स का नाम लूँगा, जो कि है TTK, या कहें एक कैप्सूल का नाम लीजिए, योग का कैप्सूल, जो कि सभी को मॉर्निंग में सुबह उठते के साथ हमें करना चाहिए। और या फिर आप अपना दिनचर्या जब आप शुरू करें अपने ऑफिस में, उस समय हम कर सकते हैं। TTK मीन्स ताड़ासना, त्रियक ताड़ासना एंड कटी चक्रासना, जो कि बहुत ही ईजी है। आप किसी भी अपने अटायर में, मे बी आप अपने ऑफिस के ड्रेस कोड में हो या फिर आप अपने ईजी किसी उसमें हो, आप आराम से उसको कर सकते हैं। ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन एंड कटी चक्रासन। उसके पहले मैंने आपको जैसे बताया कि चेयर योगा में हम काफ़ी बेहतरीन और इजी आसन्स को टारगेट करते हुए, पोस्चर को फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम हो गया। और उसके बाद में प्राणायाम में हमारे कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिसको हम अपनी चेयर पे बैठ के बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग और भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही कारगर है एक अच्छी स्लीप मेंटेन करने के लिए। और हमारा हो गया सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन, चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम। सीमा जी, क्या ये तो हमने ऑफिस कल्चर की बात की, आप यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, क्या उनके अंदर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह का तनाव और परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, जिसको वो योगा के जरिए दूर कर सकते हैं? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल और ये सब प्रेशर शायद नहीं होता, लेकिन इसके अतिरिक्त आज के सोशल मीडिया वाले कल्चर में उनके ऊपर स्ट्रेस है, बहुत है मतलब। और वो आई थिंक उसकी वजह से वो अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। मेंटल हेल्थ तो डिजनरेट हो ही रही है और इमोशनली वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो जैसा कि रिंकू जी ने बताया कि पर्टिकुलर आसन और प्राणायाम जो है वो हमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं, लेकिन योग में हम हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, तो हमारा मेंटल एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटल एटीट्यूड के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स योग में जो है वो फॉलो करने चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं लोग आसन की प्रैक्टिस बेशक कर लेते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आप महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग बताया, उसके पहले जो है वो यम और नियम है। यम के अंतर्गत आपका आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के अंतर्गत आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको सोसाइटी में हैप्पीली रहने के लिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की लाइफ में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल स्टेबिलिटी लाना उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में वो अपना पूरा डोपामिन रिलीज करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उसके अतिरिक्त लाइफ में क्या कर रहे हैं वो, उसकी तरफ उनका उतना अलर्टनेस, अवेयरनेस नहीं रहती है। उनको कौन सी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए वो उसके विषय में इतना अलर्ट नहीं रहते हैं। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको महर्षि पतंजलि जी का ही सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाथ भावनाथ च चित्त प्रसादनम। तो ये एक सूत्र भी अगर फॉलो करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स या फिर दूसरे लोग, कोई भी मतलब फीमेल्स मेल्स किसी भी एज ग्रुप में, तो वो अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, सोसाइटी में एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि चित्त प्रसादन का उन्होंने एक प्रकार बताया। चित्त प्रसादन मतलब आपकी मेंटल हैप्पीनेस, आपका इनर जॉय, उसके लिए बताया। तो उसमें मैत्री जो है, मतलब ये 4 एस्पेक्ट हैं जो मैं बताती हूँ आपको, एक एक लाइन में बता देती हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। मैत्री, उन्होंने कहा मित्रता का भाव रखना। अब मित्रता का भाव किसके लिए रखना है? जो कि सुखी लोग हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी सुखी लोग को देखते हैं, नॉर्मली आजकल समाज में होता है, तो आपके अंदर जेलसी की भावना आती है। लेकिन अगर कोई सुखी है तो उसे देख के अगर आपके अंदर मित्रता का भाव जागता है, तो उसका जो सुख है, वो जो प्रोस्पेरिटी है, वो आपको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी और आप भी उस दिशा में बढ़ेंगे। मतलब यानी किसी को खुश देखें तो खुद भी खुश हो जाएं और उसकी खुशी का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके हिस्से में जरूर आएगा। हाँ, और वो आपके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा खुशी का। तो मित्रता का भाव ऐसा नहीं कि किसी हमने सुखी व्यक्ति को देखा तो हम जाके उससे पहले फ्रेंडशिप करेंगे, नॉट इन फिजिकल वर्ड, मतलब मेंटली। ये सब योगा का पार्ट है। हाँ, ये सब योगा का, तभी तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जो मित्रता का भाव है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है करुणा का भाव।
करुणा का भाव किसके लिए कि जो दुखी हैं, किसी चीज़ की कमी है, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए करुणा का भाव, कंपैशन आना बहुत ज़रूरी है। वही आई थिंक हमें मानव बनाता है, इंसान बनाता है। उसके अगर वो नहीं होगा तो नो डाउट सोसाइटी में वायलेंस बढ़ेगा। तो हमारे स्टूडेंट्स को अगर ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही सिखाई जाएँ और वो इस भाव के ऊपर ध्यान दें, तो आई थिंक वो एक अच्छी पर्सनैलिटी में आ सकते हैं, मतलब अपनी पर्सनैलिटी अच्छी कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त नेक्स्ट है मुदिता। मुदिता मतलब कि अगर कोई वर्चुअस पीपल है, कुछ अच्छे समाज के लिए अच्छा कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसमें मुदिता का भाव, उसमें भी हमें प्रसन्नता का भाव रखना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अगर कोई सोसाइटी के लिए कर रहा है तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं या फिर इनका कुछ पर्सनल यूज़ है, मे भी ऐसा कर रहे हैं। तो अगर ये भाव को हम छोड़ के मुदिता का भाव रखेंगे उनसे, तो उनका वो जो सद्गुण है सोसाइटी को हेल्प करने का या किसी को भी हेल्प करने का, वो सद्गुण हमारे लिए भी बहुत काम करेगा। इसलिए ये भाव भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, ये भाव डेवलप करने से आपकी पर्सनैलिटी में कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और जो चौथा भाव है दैट इज़ उपेक्षा। मतलब आपको उपेक्षा कर देनी है, आपको इग्नोर कर देना है। किस चीज़ को इग्नोर करना है? अगर कोई व्यक्ति बहुत गलत धारणा रखता है या गलत कार्य करता है, कुछ भी है, नॉर्मली क्या होता है, हम जज करते हैं। जज करना हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है, क्योंकि सभी लोग जज करते हैं। हम अपनी लाइफ पे कम फोकस करते हैं, अपनी डेवलपमेंट पे कम फोकस करते हैं, लेकिन दूसरों को जज करने पे बहुत फोकस करते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र में कहा है कि उपेक्षा का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। आप यदि किसी कोई छोटी गलती कर रहा है और आपके उसमें कंट्रोल में है उसको ठीक करना, तो दैट इज़ ओके, आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसकी उस पर्टिकुलर भाव से दूर रहिए, क्योंकि भाव, वाइब्रेशन, आपकी मेंटालिटी, ये सब आपकी सराउंडिंग से ही अफेक्ट होती है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनको हमें सबको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग इस पर गौर नहीं करते, उनको लगता है कि शायद योगा सिर्फ आसन का ही नाम है या सिर्फ ध्यान का नाम है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई ये सब योगा का ही एक हिस्सा हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम चीज़ें बताई गई हैं। और आज की ज़िंदगी में हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लाइफ हमारी बहुत तेज़ी से भाग रही है और हम मॉडर्न लाइफ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर उसका रीज़न क्या है? आप लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, किस तरह से तनाव उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है और कैसे जब वो योगा की तरफ आते हैं तो उस तनाव से मुक्त हो जाते हैं? कुछ कारण तो कुछ ऐसे हैं कि लोगों के पास आजकल समय नहीं है अपने आप को देने का। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप के लिए समय, जैसे 1 घंटा अगर योग को करने की बात की जाए तो वो अपने आप को समय नहीं दे पाते। और उसके अलावा उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ रहा है, चाहे आप कॉर्पोरेट में देखिए, उनका ऑफिस लाइफस्टाइल देखिए, या फिर आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का भी स्क्रीन टाइम इतना बढ़ता जा रहा है। और अगर स्टडी ना लें तो वैसे भी मोबाइल से भी उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ रहा है। स्क्रीन टाइम ले लीजिए, स्लीप टाइमिंग, उनका स्लीप का पैटर्न उनका काफ़ी ख़राब हो रहा है। और लाइफस्टाइल में जो उनका पहले आउटडोर गेम्स थी वो काफ़ी कम कर दिया उन्होंने। अब धीरे धीरे सभी अपना मोबाइल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा घुसते जा रहे हैं। और उसको देखते देखते धीरे धीरे काफ़ी सारी जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बॉडी में स्टिफनेस होना, पेन होना, बैक पेन होना, ये सारी डिजीज़ सामने ऊपर आ रही हैं। और योग के ज़रिए क्या आप देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं हमारे, वो तेज़ी से या फिर कुछ नहीं तो स्लोली ही सही, लेकिन वो बाहर आ पा रहे हैं तमाम चीज़? शुरुआती समय में मैंने देखा कि कुछ खाली चेक करने के लिए, पहले अनुभव करने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद वह सभी आज की डेट में रेगुलर हैं योग में। चाहे बॉयज़ ले लो, चाहे गर्ल्स ले लो, सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं योग में। जब उनको दिख रहा है कि उनके सामने इतने सारे उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया है, रिजल्ट आया है, नॉट ओनली फ्रॉम द अदर स्पोर्ट्स बट फ्रॉम द योग मोर देन दैट। तो योग से बहुत अच्छे उनको रिजल्ट आ रहा है, नॉट फॉर कि उनका फिजिकली बट आल्सो मेंटली बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट उनको मिल रहा है। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी वो कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है या सोशल मीडिया की तरफ आप बढ़ जाते हैं, तो उसके नुकसान किस तरह के सामने आ रहे हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, काम करने वालों के लिए, और ख़ास तौर से सभी लोग जो आजकल एक बिज़ी लाइफ गुजार रहे हैं? सीमा जी, कितना असर आपको नज़र आ रहा है कि हम समय जो नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को, और वही समय सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम में गुजर रहा है? इसका बहुत इफेक्ट आ रहा है, और केवल स्टूडेंट्स पे ही नहीं,
जो मिडिल एज पीपल हैं और वो भी अपने हाथ में हमेशा फ़ोन रखते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारी पूरी एनर्जी जो है वो सोशल मीडिया में चली जाती है। हमारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी कार्य करने के लिए, हमारी एनर्जी लेवल, हमारा प्राणिक लेवल अच्छा होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता होनी चाहिए, तो वो सब डिस्ट्रैक्ट हो गई है। तो वो डिस्ट्रैक्शन से क्या है कि ना तो स्टूडेंट्स ही अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस तरीके से जी पा रहे हैं और ना ही दूसरे लोग, चाहे वो जॉब भी कर रहे हैं। क्योंकि ये एक, आप ये सोचिए कि जब लाइफ में कोई तनाव आ रहा है तो सभी को आजकल एक शॉर्टकट लगता है कि सोशल मीडिया पे जाएं, हम रील्स देख लेते हैं या सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है हम उसको देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसी के एडिक्ट हो जाते हैं, वहीं पर उसका डोपामिन रिलीज होता है, फिर लाइफ की अदर एक्टिविटीज़ पे वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब उनकी स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शन आती है, उनके लाइफ गोल्स जो हैं वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और जिस एज में उनको अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ के विषय में सोचना चाहिए, वो केवल सोशल मीडिया पर या फिर इन डिस्ट्रैक्टिंग जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस कारण जो है उनका लाइफ में जो प्रेजेंट टाइम है केवल वही अफेक्ट नहीं हो रहा, उनका फ्यूचर भी अफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए उनको योग को अपनाना चाहिए। अगर मैं योग की उपयोगिता की बात करूं, जैसे कि रिंकू जी ने बताया कि फिजिकल बॉडी पर तो बहुत असर आता है अगर आप योग क्लास कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। इनफैक्ट प्राणायाम पे भी अगर मैं थोड़ा सा जोर डालूं तो प्राणायाम क्या है कि वो हमारे प्राणों को बैलेंस करना, प्राण वाइटल एनर्जी है जिसके थ्रू हमारा जो है जीवन चलता है, तो उसको कंट्रोल करना, बैलेंस करना, एक्सपैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उसके लिए ऊर्जा होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। तो प्राणायाम जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ और मेंटल एक्टिविटीज़ के बीच का एक ब्रिज है, तो इसको सेतु कहा जाता है। तो अष्टांग योग में भी जब हम देखते हैं वो आसन और धारणा ध्यान के मध्य में आता है। तो प्राणायाम की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपके प्राणों को कंट्रोल करती हैं, और नॉर्मली आप देखेंगे भी अगर आपको गुस्सा आता है, आप स्ट्रेस में हैं, तो आपका जो सांस है वो तेज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आपके श्वास को उसने अफेक्ट किया। तो उसी तरह से जब आप बहुत शांत हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं और अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, तो आपके जो ब्रीदिंग है दैट इज़ वेरी डीप एंड काम। तो इसलिए जो प्राणायाम है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। क्योंकि अब डायरेक्टली तो हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, हम स्टूडेंट्स को बोले या किसी को भी बोले कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, तो उनके लिए डिफिकल्ट है। डायरेक्ट मतलब माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। ये रिंकू जी, क्या वाकई ये बात हकीकत है, जैसे मैडम ने कहा कि लोग आसन की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, प्राणायाम की तरफ नहीं देते हैं, क्या ये सच्चाई है इसके अंदर, और कितनी हद तक आपको लगता है कि इसको बैलेंस करना ज़रूरी है? अब बताना चाहूँगा इनिशियल समय में यस, अगर किसी प्रैक्टिशनर को कुछ अट्रैक्ट करता है तो हाँ, कि आसन से वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एंड योग शुरू करते हैं। बट हाँ, कि एटलीस्ट आसन से शुरुआत होती है उनकी और फिर प्राणायाम भी करते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें आसन में सक्षम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम करने से पहले आपकी बॉडी उतनी सक्षम होनी चाहिए कि उस प्राणायाम को, उस प्राण को, उसको वो कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए पहले आसन जरूरी है, फिर आसन के बाद प्राणायाम। और इन दोनों से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे 5 शील हैं, जैसे कि मैम ने अभी जिस 5 यम्स की बात करी, जो कि है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं तो अहिंसा का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का अर्थ ये भी है कि हमें ऐसे बिहेव करना है कि जैसा हम बिहेव चाहते हैं, हमें सामने वाले के साथ ऐसा ट्रीट करना है जैसा हम खुद को चाहते हैं कि हमारे साथ लोग ट्रीट करें। और उसके बाद सत्य, आज के समय में देखा होगा कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में सिर्फ एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए, चाहे आप मोबाइल का यूज़ ले लो, चाहे उसके लिए देखो एग्रेशन, तो लोग सत्य को छोड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना शुरू हो जा रहा है। तो अगर पुराने ऋषि मुनियों के समय पे आप देखेंगे कि आपने अनुभव किया होगा कि उन्होंने, किसी ऋषि ने ये बात बोली और सत्य हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि वो यम और नियम का पालन करते थे। तो उसका अर्थ ये है कि अगर आपने जीवन में कभी भी अगर झूठ नहीं बोला, सत्य ही हमेशा बोला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखा गया है कि अपना योग दर्शन में कि अगर आप हमेशा सत्य बोलते हैं तो वह बात आपकी बहुत क्लोजली सत्य होने लग जाती है। फिर दूसरी होती है अस्तेय, कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और आज के समय में हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बच्चे चाहे आप लोगों को देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके चोरी करना शुरू कर दिया है, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। एंड देन ब्रह्मचर्य का सिर्फ आप देखेंगे कि
हमें स्टूडेंट्स लाइफ में भी अगर आपको उनको फोकस बहुत बढ़ाना है, उन्हें बहुत अच्छा रखना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। जब इन तमाम चीज़ों को हम समझते हैं तो आम तौर पर जो देखा जा रहा है कि मॉडर्न लाइफ ने इंसान के खान पान पर भी एक बड़ा ही ऐसा इफेक्ट डाल दिया है कि अब ये नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और जो जल्दी मिल जाए वो खा लेना है। क्या योग के ज़रिए सीमा जी कुछ इस तरह की बातें भी बताई गई हैं जो लोग उसको समझें और अपने खान पान पर अगर वो ध्यान दें तो बीमारियों से भी बच सकते हैं, और उनके लिए योग भी आसान होगा, उनकी सोच जो है वो भी अच्छी होगी, और वो कहीं ना कहीं अपना जहनी सुकून भी हासिल कर सकते हैं? आहार की तो उपयोगिता, फूड की उपयोगिता है, बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आहार को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि लोग जो हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ आहार है, जो सात्विक आहार है, शुद्ध आहार है, ऑर्गेनिक आहार है, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं पीछे, और पैक्ड फूड उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है, और ऐसी स्टडीज़ भी आई हैं कि इवन वो लंबे समय तक रहे तो वो हमारे जेनेटिक लेवल पे भी अफेक्ट करता है। तो हमें अपने आहार की तरफ ध्यान देना है। और जहाँ तक योग की बात है, योग में आहार को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। मिताहार का एक कंसेप्ट है कि जब आप भोजन करते हैं तो आपको 50% अपना जो स्टमक है वो फूड से भरना है, 25% वाटर से, एंड 25% आपको खाली छोड़ना है हवा के लिए। तभी वो आपका जो सर्कुलेशन है, जो फूड का आगे का जो प्रोसेस है वो इजी हो पाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि अगर टेस्टी लगता है तो हम बहुत भर के खा लेते हैं। नहीं तो कितना छोड़ देना चाहिए, मतलब भूख लगती रहे और छोड़ दिया जाए? हाँ, मतलब आपका ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने 2-3 बार डकार ले ली उसके बाद भी आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार जो है ये आपको वायु जब पहला ऐसा डकार वाली फीलिंग आती है, मतलब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर बताऊँ तो मैं, तो उस टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना हो गया है। उसके बाद जो हम खाते हैं वो टेस्ट के लिए खाते हैं, तो वो टेस्ट को बहुत ज़्यादा महत्व ना देते हुए अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को, उसकी उपयोगिता को ध्यान में रख के हमें खाना। योग इस बारे में क्या कुछ बताता है कि हम खाना खाएं, किस तरह का खाना जो है वो ज़्यादा इंसान के लिए लाभकारी है? योग जो है हमेशा सात्विक ऑर्गेनिक आहार की तरफ ही हमें जोड़ता है। इसमें जो क्या हमें क्या चीज़ें प्रकृति- शामिल हैं? जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है, फल फूल सब्जियां, कंद, सब ये जो है, अनाज हैं, दालें हैं, दूध है, घी है, ये सब हम ले सकते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत पुष्टिवर्धक है, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो बहुत ज़्यादा मसाले हैं या फिर बहुत तला भुना या बासा खाना है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इन एमरजेंसी कंडीशन यू कैन टेक। अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हम कभी कहीं गए और हमें अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ ओके, बट हमें उसका रूटीन नहीं बनाना चाहिए कि हम केवल उसी को टेस्ट के लिए उसको रूटीन ना बनाए सिर्फ टेस्ट की वजह से। रिंकू जी, क्या आपको लगता है कि जो लोग योगासन करते हैं या योगा की क्लासेस लेते हैं, खाने का, गलत खाने का असर उन पर पड़ता है? और अगरचे वो खाने का खास तौर से ध्यान रखें इन मामलात में, तो योग भी उनके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल, अगर योग का अभ्यास आपने शुरू करना है तो कम से कम पहले आपका 1 घंटे का गैप होना चाहिए, जो कि आपका भोजन आपका 1 घंटा पहले करना चाहिए, और अभ्यास करने के बाद भी 1 घंटे का गैप होना चाहिए। और अगर हम भोजन की तरफ ध्यान नहीं रखते तो जो रिजल्ट और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो आना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। तो अगर हम, जैसा कि मैम ने बताया कि सात्विक भोजन की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा है, तो आप देखेंगे आपको योग अभ्यास के थ्रू आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी इंप्रूव होगी, आपका ध्यान ज़्यादा बेहतर होगा, बॉडी ज़्यादा काम होगी। अगर हम समय की बात करते हैं, ख़ास तौर से इस मॉडर्न लाइफ की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, कौन सा समय सबसे ज़्यादा बेहतर है? ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाले लोगों के लिए कौन सा समय योग के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? मैं दोनों ही बातों को कवर करूंगा इसमें। पहला कि कौन सा समय बेहतर है, और दूसरा ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो पहला तो समय कि अगर मॉर्निंग टाइम में अगर आप योग कर पाते हैं, जितने भी अर्ली मॉर्निंग में भी 6 AM और 5 AM और में भी 7 AM, तो बहुत ही बेहतरीन है। और उसके अलावा ऐसा लिखा गया और माना गया है कि यथासंभव आपके लिए जो भी पॉसिबल है, ना करने से बहुत अच्छा है कि आपके लिए जब भी पॉसिबल है, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी नाइट शिफ्ट भी है, कुछ डिफरेंट आवर्स भी हैं ऑफिस के, तो अगर आपके लिए मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, आफ्टरनून में और मे बी इवनिंग में आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए किसी अच्छे एक्सपर्ट के अंडर में। योग हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और इसको अगर हम अपनाते हैं तो अपनी इस मॉडर्न लाइफ में, एक बिजी लाइफ के अंदर भी हम एक तब्दीली देख सकते हैं, और जिन लोगों ने इसको अपनाया है उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज की इस बातचीत का लुब्बे लुबाब भी यही था कि हम ये जान सकें कि योग की अहमियत हर इंसान के लिए है,
और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल कर सकता है। अब प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम वो आसन रिंकू जी से जानने चाहेंगे जो रिंकू जी ने इस बातचीत में बताए, और हम और आप और हर कोई अपनी बिजी लाइफ के अंदर उसको शामिल कर सकता है, उनको बआसानी कर सकता है। अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं कुछ ऐसे 3 पोस्चर्स का जिनको आप, अगर आपको ऐसा लगता है आपकी दिनचर्या में बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाए हैं आप योग के लिए और आप अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं और आप अपने वर्क स्टेशन के सामने उन 3 पोस्चर्स को कर सकते हैं, जो कि है हमारे एक योगिक कैप्सूल। 3 पोस्चर हैं जिनका नाम है TTK। पहला पोस्चर है T4 ताड़ासन, सेकंड पोस्चर है T4 त्रियक ताड़ासन एंड लास्ट है K4 कटी चक्रासना। मैं तीनों पोस्चर को आपको करके दिखाता हूं जो कि आप अपने वर्क स्टेशन के सामने भी कर सकते हैं। पहला पोस्चर है ताड़ासना, बोथ फीट टुगेदर, interlock all the fingers and then slowly with the inhalation raise your arms up. Now inhale, heels up and heels down. Arms maximum extension up and lengthening up higher, heels up and exhale down. Heels up and exhale down. Heels up, exhale down. So we can perform this asana for 10 times. Now second posture we have from here, both feet is shoulder width apart and Triyak Tadasana. With the exhalation, bend right inside. Now inhale, come center and exhale, bend left inside. Arms straight. Inhale, come center and exhale, bend right inside. And this time hold here for the next 5 counting. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale center and exhale, bend left inside. Next 5 counting more. 1, 2, 3, 4, 5. Now inhale center and from here release all fingers and both arms extended forward. Both feet slightly more apart, and last posture we have Kati Chakrasana. Now with the exhalation forcefully we will twist both sides and look back. How? And center and release. So these are the 3 postures जो कि आप अनुभव करेंगे after performing these 3 postures. हमारी जो spine में जितनी भी stiffness है, you will release those all stiffness, you will improve and relax your back pain and you will improve the flexibility. हमारी spine में extension मिल रहा है side bending के साथ भी and the twisting. Thank you so much. थैंक यू रिंकू जी कि आपने ये तमाम स्टेप्स बताए, और ये वो स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त और फिट रखने के लिए ये तमाम आसन थे। आज की इस पेशकश के ज़रिए हमारी यही कोशिश थी कि आप अपनी मॉडर्न लाइफ में, अपनी बिजी लाइफ में कुछ समय अपने लिए निकाल सकें, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए निकाल सकें। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए, और हम इस प्रोग्राम को भी यहीं मुकम्मल करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। योगा डे पर यह ख़ास पेशकश आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारी पूरी टीम को दे दें इजाज़त। आदाब। बच्चों